सल्यूट टू द इंडियन आर्म फोर्सेस। क्या लग रहा है, वॉर होगा? पाकिस्तानी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब ग्लोबल ऑर्डर मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा करने देगा नहीं। अच्छा, जो तुम कौन कौन से मीडिया देख रहे हो? ट्विटर पे किसको फॉलो कर रहे हैं? फॉलो किसको कर रहे हैं? लेकिन खैर, ये तो है, इंडियन आर्म फोर्सेज इज फाइटिंग रियली वेल। और नेवी लग गई है। हाँ, लेकिन वो फेक न्यूज़ है। कराची की बॉम्बार्डिंग जो हुई है। हाँ। देखो क्या होता है। बलूचिस्तान बनेगा। अब थोड़ा और हो जाए फिर कहते हैं, क्योंकि यार देखो बहुत लोग अब मान तो कोई नहीं रहा था इस टाइप से भी होगा, बट फिर भी हो गया तो वॉर तो हम नेक्स्ट कभी डिस्कस करेंगे। बट फिर भी मेरे पास कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जिनका डाउट आ रहा है, व्हाट इज S-400? क्या है ये? और रशिया, ये है रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम। क्या है? क्या होता है एयर डिफेंस सिस्टम? हाँ, और ये 2 साल पहले भी न्यूज़ में रहता था, हम तब भी पढ़ते थे। S-400 है क्या? S-400 ये मान लो इंडिया की ज़मीन है, हम इसको अभी 2D में देख रहे हैं। किस में देख रहे हैं? 2D में। ये है इंडिया। एंटी मिसाइल सिस्टम क्या करेगा? मान लो ये वाला रीजन है पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान ने यहाँ से कोई भी फाइटर जेट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन का दूसरा नाम होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, कोई भी मिसाइल अगर लॉन्च किया, तो यहाँ पे हमारे पास मान लो एक सिस्टम है जिसमें से क्या निकल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? जो हमारे सन से हमारे पास रेजेस आती हैं, वो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसमें से कुछ वेव्स हम देख पाते हैं जो कहलाती विबग्योर, नहीं, लेकिन हम नहीं देख पाते हैं। तो ये जो एंटी डिफेंस सिस्टम होता है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकालता रहता है। ठीक। अब जब इसके आसपास कोई टेरिटरी में चीज़ आती है, तो ये डिटेक्ट कर लेता है अपनी EM वेव से कि आसपास कोई चीज़ आ रही है। तो ये ट्रेस कर लेता है किस स्पीड से आ रही है, किस एक्यूरेसी से आ रही है और कहाँ गिरेगी। उसके रिटेलिएशन में ये कोई ना कोई चीज़ यूज़ करता है जिससे वो डाउन हो जाए। समझ में आ रहा है? अब देखो, कुछ दिन पहले बहुत बार बोला जा रहा था इंडिया F-16 क्यों नहीं खरीद रहा। F-16 किसका फाइटर पायलट है? US का। अब दो लोग अगर दुश्मन है, अगर US के पास चाबी है और US के पास ताला है, तो वॉर में प्रॉफिट में कौन होगा? US। नाउ दैट इज वाई इंडिया डिड नॉट टेक US का एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम। 2022 क्लैड में बहुत पूछा गया था। उस टाइम पे न्यूज़ चल रही थी, अमेरिका इंडिया का इस समय तो फ्रेंड है ही, बिकॉज इंडिया इज काउंटरिंग हुम, चाइना। एंड US इन अ लार्जर स्केल वांट्स टू डोमिनेट हु, चाइना। तो इंडिया किसके US किसके फेवर में? इंडिया के। तो US हमसे कह रहा था क्या खरीदने को? थार्ड। थार्ड क्या है? थार्ड एग्जैक्टली वही चीज़ है जो S-400, जिस चीज़ को US बनाता है अपने एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम को, US किस नाम से बनाता है? थार्ड। और रशिया उसी को किस नाम से बनाता है? नाउ इंडिया न्यू, ये अभी का कुछ, US बीइंग अ फ्रेंडली नेशन, बिकॉज इंडिया न्यू दैट F-16 जो है वो US किसको दे चुका है। अच्छा, पाकिस्तान की मिसाइल को रिटेलिएट करने के लिए अमेरिका का ही सिस्टम यूज़ करोगे? अमेरिकन मिसाइल के लिए अमेरिकन ही सिस्टम। फायदे में कौन रहता? US। मारने की भी टेक्निक मैं ही दे रहा हूँ, बचाने की टेक्निक भी मैं ही दे रहा हूँ। दोनों मुझसे खरीदो। दैट इज वाई इंडिया बॉट व्हाट? 400। डोम है। इसराइल का क्या है? आयरन डोम। अभी याद है जब हमास अटैक कर रहा था इसराइल पे? कर रहा था किस पे? इसराइल पे। कभी इसराइल की स्टोरी समझेंगे। इसराइल एक देश, यहाँ पे एक पैलेस्टाइन नाम का देश हुआ करता था मिडिल ईस्ट में। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, तो ब्रिटेन, फ्रांस, UK और US, ब्रिटेन, फ्रांस, US और USSR जैसे देशों ने प्रॉमिस किया था ज्यूस को कि तुम हमारी मदद करो, क्योंकि दुनिया की जो बैंकिंग है और दुनिया का जो फाइनेंस है, वो किसके हाथों में है? ज्यूस के हाथों में। और मेन चीज़ बैंकिंग और फाइनेंस ही होती है। तुम्हारी जेब में 10 रुपए पड़े होंगे तो तुम उसको 10 के हिसाब से देखोगे। बैंक उसको 10 नहीं देखता है। बैंक उसको कैसे देखता है? अर्चित की जेब में 10 रुपए पड़े हैं तो अर्चित उसको 10 रुपए से देखता है ना। बैंक ऐसे नहीं देखता है। अब 10 रुपए की जगह हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं 1 करोड़। अर्चित के पास 1 करोड़ पड़ा होगा तो अर्चित उसको 1 करोड़ की तरह देखता है। बैंक उस मनी को मल्टीप्लाई करके देखता है। कैसे देखता है? 1 करोड़ रुपए पड़ा था, मैंने 10 लाख का लोन अर्चित को दे दिया, 10 लाख का राशिद को दे दिया, 10 लाख का अंश को दे दिया, 10 लाख का रिदम को दे दिया, 10 लाख का सूजल को दे दिया, ऐसे 10-10 लाख सबको लोन दे दिए। क्या तुम पहले ही दिन 10 पैसा किसके पास बच रहा होता है?
तुम्हारे फिगर दिख रहा होता है ना 10 लाख। 10 लाख में तुम तुरंत थोड़ी 10 लाख यूज़ कर लोगे। बैंक तो उस 10 लाख को कई जगह बांट देता है। निकालोगे तो तुम थोड़ा ही थोड़ा। तो वो 10 लाख का वैल्यू, 1 करोड़ का वैल्यू बैंक की नज़र में तो लगभग 4 या 5 करोड़ बन जाता है। मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लाई इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं। तो बैंक तो क्रेडिट क्रिएट करता है। फर्जी क्रेडिट क्रिएट कर दिया, साख। तुम्हारी जेब में पैसा होगा, मनी मल्टीप्लाई कर दिया। 1 ही करोड़ रुपए 10 10 लाख रुपए लोन बांट दिए। 1 करोड़ की जगह 4 करोड़ का लोन बांट दिया। 5 5 5 5 लाख करके, ये उस उम्मीद में तुम पूरा पैसा तो एक बार में नहीं निकालोगे। इसीलिए बैंक, एक चीज़ सुनी होगी अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा है, कैश रिजर्व रेशियो। बहुत ध्यान से सुनना, एलेट में पूछा हुआ है, ये मत समझना इकोनॉमिक्स है तो पूछी नहीं है। कैश रिजर्व रेशियो। और एक वर्ड होता है बैंक रेट। कुछ वर्ड याद रखो, एक होता है रेपो रेट, और एक होता है रिवर्स रेपो रेट, और एक होता है SLR। एलेट में आज तक ये पूछ चुका है, ये पूछ चुका है, ये तीनों उसी से रिलेटेड हैं। मैंने तुमसे क्या बोला, दुनिया में S-400 किसका एंटी मिसाइल सिस्टम है? थार्ड किसका है? और आयरन डोम किसका है? इसराइल का। फिर मैंने तुमको बोला मिडिल ईस्ट में एक देश था पैलेस्टाइन नाम का, पैलेस्टीन। पैलेस्टीन वॉज अ मुस्लिम कंट्री, पैलेस्टीन वॉज अ मुस्लिम कंट्री। इन द वर्ल्ड वॉर 2, ब्रिटेन एंड फ्रांस आस्क्ड द ज्यूज टू हेल्प देम इन द वॉर। वॉर में हेल्प कैसे करते? अब ज्यूज के पास क्या था, अभी मैंने तुमको बताया, क्या? बैंकिंग एंड फाइनेंस। आज भी अमेरिका की जो आर्म इंडस्ट्री है, उसमें मोस्टली रूल कौन करता है? ज्यूज। पॉर्न इंडस्ट्री पे रूल कौन करता है? ज्यूज। हॉलीवुड पे रूल कौन करता है? ज्यूज। ज्यूज के पास पैसा बहुत है। सबसे ज़्यादा नोबल्स किसने जीते? ज्यूज। तो ज्यूज, अब ज्यूज को हिटलर मार रहा था। ज्यूज को हिटलर मार रहा था। इधर खड़ा था ब्रिटेन, इधर खड़ा था फ्रांस, इधर US, इधर USSR, और इधर खड़ा था जर्मनी, जापान और इटली। अब जर्मनी में ज्यूज को मार पड़ रही थी, तो ज्यूज ने सपोर्ट किसको कर दिया? इन लोगों को। इन लोगों ने बदले में बोला कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 जीत गए तो तुमको तुम्हारे नाम का एक देश दे देंगे। अब तक देश बना नहीं था, इसराइल नाम का कोई देश नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, जिस जगह पे पैलेस्टाइन था वहीं पे बैठा दिया किसको? इसराइल को। अरे मुस्लिम वर्ल्ड के बीच में एक ज्यू कंट्री ज़बरदस्ती बना दी गई। साइमल्टेनियसली पाकिस्तान भी बनाया गया। आज भी मिडिल ईस्ट टेंशन में है, और आज भी देखो साउथ एशियन भी, अगर पार्टीशन नहीं हुआ था तो कोई वॉर हो रही होती? अब इसराइल, इसराइल को ये देश दे दिया गया। अब इस यहाँ पे मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ, इसराइल का क्या है? आयरन डोम। अमेरिका का क्या है? थार्ड। रशिया का क्या है? S-400। ये थोड़ा थोड़ा समझते हैं, ये अभी बाद में कभी पढ़ेंगे। इसराइल यहाँ से ऐसे बना था। अब हमने तुमसे एक बात बोली, मनी मल्टीप्लायर। देखो बैंक करता क्या है, बैंक तुमसे कुछ पैसा डिपॉजिट कराता है, और बैंक कुछ पैसा क्या कर देता है फिर? लैंड। लेट से डिपॉजिट कराया 6% पे, और लैंड कर दिया 9% पे। ये जो 3% प्रॉफिट बचा, ये किसका होता है? इसी से बैंक की ब्रांचें चलती हैं, इसी बैंक की सैलरियाँ बांटता है। ठीक। अब बैंक यूजुअली करते क्या है? यहाँ पे बैठा है RBI। RBI क्या करता है? इंडिया में सारे बैंकिंग को, बैंकिंग सेक्टर को गवर्न, कंट्रोल, है ना? बैंकों का बैंक है, बैंकर्स बैंक। पब्लिक इसमें, हाँ, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का तो बैंक है ही, पर बैंकर्स बैंक है, बैंकों का बैंक है। समझ में आ रहा है? हमारे तुम्हारे जैसे लोगों का RBI में खाता नहीं खुलता है। RBI बना किस एक्ट से? RBI एक्ट ऑफ 1934। 1934। किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना RBI? हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, हिल्टन यंग कमीशन। अब 1934 में बना हुआ था। जब 1947 में आज़ादी मिली, तो हमने बोला हमें देश के लिए एक बैंक चाहिए। तो क्या किया गया? यही RBI बैंक को, तब RBI जो बैंक था उसका नाम था फेडरल बैंक। क्या नाम था? फेडरल बैंक। फेडरल बैंक को 1949 में नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज मतलब राष्ट्रीयकरण। आज रिलायंस का नेशनलाइजेशन हो जाएगा तो वो सरकारी कंपनी बन जाएगी। और 1949 में एक बैंक कहलाया जिसका नाम बना RBI। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में। ये समझ में आया? यहाँ तक हिल्टन यहाँ याद रखेंगे, हेडक्वार्टर याद रखेंगे। एक्ट कौन सा था? RBI एक्ट 1934। किस कमीशन से आया? हिल्टन यंग कमीशन। नेशनलाइज कब हुआ? 1949। RBI देखो क्या करता है, एक रेशियो बनाता है जिसका नाम है कैपिटल कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। देश में इस समय CRR चल रहा है 4%। डरो बिल्कुल मत कि ये क्या बता रहे हैं 4%। 4% का मतलब क्या होता है? RBI बैंकों से कहता है कि मुझे पता है बैंक तुम प्रॉफिट बनाने बैठे हो, तुम बदमाश हो। तो हो सकता है कि तुम्हारे पास कस्टमर अगर 100 रुपये लेके आए, तो तुम हो सकता है 100 का 100 बांट दो। 100 रुपये डाला, 100 रुपये तुमने बांट दिया। अब कल को अर्चित ने 100 रुपये जमा किए थे और तुमने 100 रुपये कल रिदम को बांट दिए, और अर्चित परसों अपने पैसे मांगने आ गया, तो क्या करोगे? उस सिचुएशन में कंडीशन कौन सी बन जाएगी? बैंक रन। बैंक रन क्या होता है? ये सब पूछा हुआ है। बैंक रन क्या होता है? जब बैंक के पास इतने रुपए नहीं होते कि डिपॉजिट लेने वाले खड़े हो जाए और उनके पास इतने पैसे ना हो। मतलब मेरे पास डिपॉजिट आई थी बैंक में 10 करोड़ की, मैंने लोन बांट दिए 10 करोड़ के।
अब इकट्ठे मेरे पास सारे पैसे मांगने आ गए, मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं देने को अब। तो बैंक में क्या हो जाएगा, बैंक बैंक रन, बैंक रन, बैंक रन, बैंक भागने की कंडीशन में आ जाएगी ना। तो आरबीआई होशियार है। आरबीआई करता क्या है, आरबीआई कहता है अगर तुम्हारे पास 100 रुपये जमा हुए हैं बेटा, तो 4 रुपये तो तुम मेरे पास चुपचाप रखा जाओ। किसके पास रखा जाओ? तो कैश रिजर्व रेशियो किसके पास रखा होता है? आरबीआई के पास। अभी जो 96 बचे, अभी एसएलआर वेसएलआर में मत आओ, ये 96 बांटो, ये 96 बांटो। अब इसमें एक रेशियो और निकालता है, वो कहता है इस समय 21%, एक तो 4% क्या निकालो, कैश रिजर्व, किसको दे दो, मेरे पास रखा जाओ। हर 100 रुपये में 4 रुपये मुझे दे दो, उसको भूल जाओ। को एकदम से लोग पैसे मांगने आ गए तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। बाकी 21% रुपए को कहता है या तो उसकी तुम क्या खरीद लो, गोल्ड, क्या खरीद लो, गोल्ड, ये अपने पास रखो। या तो उसकी क्या खरीद लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, मैं बताऊंगा क्या क्या पूछा हुआ है एलिट में। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? देखो बैंक जब बड़े प्रोजेक्ट बनाने होते हैं तो बैंक अपना बॉन्ड जारी कर देता है। बैंक मतलब मान लो सरकार को 50 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो सरकार को पता है ऐसे लोन लेना पड़ेगा। सरकार करती क्या है, एक कागज़ पे साइन करती है और कागज़ पे लिख देती है कि 1 लाख रुपए का बॉन्ड जारी किया है, आप मुझे, आपको मैं 2030 में 2 लाख रुपए दे दूंगी, अभी आप 1 लाख रुपए मुझे दे दो। किसकी सिक्योरिटी पे दिया पैसा? गवर्नमेंट की। यही क्या होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्या होता है? अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक खरीदता है, पैसा किसको देगा, कोई ना कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को, तो उससे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फाइनेंस हो जाएगी। समझ में आ रहा है? या तो गोल्ड खरीद लो, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो, और क्या खरीद सकते हो, बताओ कोई। ये तो हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और गोल्ड, और प्रॉपर्टी का क्या करेगा, प्रॉपर्टी तो रिस्क होती है। लिक्विडिटी समझते हो, कितनी जल्दी कैश में आ जाएगा। प्रॉपर्टी लिक्विड होती है, मतलब लेस लिक्विड होती है, मोर लिक्विड, वेरी लेस लिक्विड। कैश इज वेरी लिक्विड, गोल्ड इज कंपैरेटिवली मोर लिक्विड देन प्रॉपर्टी। पर कैश से जितना लिक्विड गोल्ड नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो, या गोल्ड खरीद लो, या इस सीआरआर में पैसा डाल दो। यूजुअली ये लोग पैसा नहीं डालते, इसमें ब्याज नहीं मिलना ना। इसमें तो गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड की वैल्यू बढ़ती रहेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी पैसा बढ़ता रहेगा। तो 21% ऑफ योर मनी हैज़ टू गो एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी। स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है, लीगल। तो कोई लीगल बैकिंग है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, करेंटली दिस इज 21%, वाइल कैश रिजर्व रेशियो इज 4%, रिमेनिंग 75% कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द बैंक। अब एक चीज़ इकोनॉमिक्स में और पढ़ी होगी शायद, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पढ़ी है ना, क्योंकि पूछी हुई है। एक मिनट, बैंकों का लगभग 40% पैसा गवर्नमेंट, जैसे स्टूडेंट लोन, सोलर के लिए पैसा दे दो, हेल्थ के लिए पैसा दे दो, तो यार 40% प्रायोरिटी सेक्टर, द गवर्नमेंट इज प्रायोरिटाइजिंग दी सेक्टर्स। जैसे किसानी करता है कोई, खेती करता है, उसको लोन बांटो, बच्चों को स्टूडेंट लोन बांट दो। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर सरकार ये सब नहीं करेगी तो जो बैंक हैं वो सिर्फ बड़े बड़े व्यापारियों को पैसा दे देंगे ना। समझ में आ रहा है? एलिट में ये पूछा जा चुका है, व्हाट सीआरआर, जाके चेक करना, 2 या 3 साल पहले के पेपर में सीआरआर, ऐसे समझ में आई सीआरआर। ये देखो, ये रिक्वायरमेंट है कि तुम मेरे पास 4 रुपये डाल जाओ, और ये रिक्वायरमेंट है कि तुम 21% का ये खरीद लो, कि बैंक ऐसा ना करे कि 100 रुपये आए, 100 रुपये लेंड कर दिए, अगले दिन कहाँ देंगे। ऐसे ऐसे एक बैंक के पास वॉल्ट बनता रहता है ना, इसलिए तुम देखोगे बैंक ट्रस्ट पे बहुत चलते हैं। समझ में आ रहा है? बाकी इंडिया में एक एक्ट है, कल को अगर बैंक बोलते मेरे पास पैसा नहीं है, तो 5 लाख रुपया तो मिलता ही मिलता है। पर 5 लाख के ऊपर अगर डूब गया, मान लो मेरा बैंक में 55 लाख रुपए रखा था और वो बैंक डूब गई, तो मुझे सरकार कितने रुपए की गारंटी देती है? बाकी 50 लाख गए। इसलिए बैंकिंग का बिजनेस बहुत ट्रस्ट का बिजनेस होता है। इसलिए बैंक देखो बड़े बड़े ब्रांच खोलते हैं, मेन एरिया में ब्रांच खोलते हैं, ताकि ट्रस्ट बना रहे। इसलिए तुम देखो मोस्टली बैंक्स ब्लू कलर यूज़ करते हैं। येस बैंक हो गया, चाहे एसबीआई हो गया, बिकॉज बैंकिंग इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। दुनिया की बैंकिंग किसके कंट्रोल में है? ज्यूज। मार्क जुकरबर्ग क्या है? ज्यू है। पूरा सोशल मीडिया, पूरा नैरेटिव किसके हाथ में है? ज्यूज, ज्यूज, ज्यूज। सीआरआर समझ में आई? एसएलआर समझ में आई? अच्छा एक बात बताओ, अगर सरकार को दिख रहा होगा मंदी चल रही है, मार्केट में मंदी चल रही है, तो सीआरआर बढ़ाएगी या घटाएगी? पैसा बांटने को भी ऐसे 4 रुपये और 21 रुपये, मतलब 25 रुपये चले गए मेरे रिजर्व में, अब मैं 75 रुपये बांट सकता हूँ। अब मार्केट में मंदी चल रही है, मंदी चल रही है, लोगों को ज़्यादा पैसा दो, तो अब 75 की जगह ज़्यादा लैंड करना चाहिए ना। तो 4 कम कर दो, 4 की जगह 3 कर दो। अगर सीआरआर बढ़ा दे तो
तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। देख रहा है मार्केट में बहुत सारा पैसा घूम रहा है, महंगाई बहुत चल रही है, तो बढ़ा देगा। लोगों के पास पैसा बांटने को ज़्यादा होगा। समझ में आया पक्का? तुम बताओ राशिद, समझ में आया? वॉट? देखो ये तो कैश के फॉर्म में, तो इसका समझ लो कैश रिजर्व रेशियो। कैश कभी बढ़ती है क्या? या आरबीआई अपने पास रखा लेती है? ऐसा मतलब अपने पास रखा लेती है, किसके पास? बैंक के पास। गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में। अब एक चीज़ और, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एलिट का जाके आज चेक करना, 2019 या 20 में आया है। उसमें पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टी बिल। टी बिल क्या होता है? चेक करना, गूगल कर लेना। टी बिल एलिट, टी बिल ट्रेजरी बिल। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, बेसिक्स हैं, पढ़ा होगा। कुछ भी वो ऐसा नहीं पूछेगा जो 12वीं के बच्चे के बियॉन्ड हो, नहीं पूछेगा। किसी में भी होगा, इतनी बेसिक चीज़ है कि आनी चाहिए। और देखो, अब अगर जो साइंस वाले बच्चे हैं वो आर्ग्यूमेंट देंगे सर कॉमर्स का क्यों पूछ रहा है 12th में, यही तो पूछोगे। तो क्लैट तो स्ट्रीम न्यूट्रल है, वो कब कहता है तुम साइंस लो कि कॉमर्स? समझ में आ रहा है? तो वो तो ये एक्सपेक्ट करेगा ही कि तुमको लॉज ऑफ मोशन मालूम हो, बेसिक एफ इज इक्वल टू एम ए। ऐसे वो तुमसे उम्मीद करता है तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो तुमको टीबिल मालूम हो, इन्फ्लेशन मालूम हो, बैंक रेट मालूम हो। बहुत मुश्किल नहीं कॉन्सेप्ट है। टीबिल क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, समझ में आई? पक्का? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गवर्नमेंट बॉन्ड बोल सकता हूँ? अच्छा ये बताओ, जो हमारे तुम्हारी जेब में नोट पड़ा होता है वो बॉन्ड है कि नहीं? किसके बीच में? हाँ, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड मतलब रिलेशन, बॉन्ड मीन्स रिलेशन। बॉन्ड को मैं ट्रस्ट भी बोल सकता हूँ। अब देखो, बॉन्ड वो चीज़ होती है कि मान लो हमने तुमको बोला 1 लाख रुपए आज हमको दे के जाओ, 2030 में मैं इसको कितना बना दूंगा? 3 लाख। तो ये तुमने हम पे ट्रस्ट कर लिया कि 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीद लेते हैं इनसे, 2030 में आके 3 लाख रुपए लेके चले जाएंगे। तो सरकार भी अपने बॉन्ड इशू करती है। अब ये वाला जो बॉन्ड हमने इशू किया, ये कितने साल का बॉन्ड है? क्या चल रहा है, 2025? बॉन्ड मैच्योर कब होगा? 30। 30 की बात की ना अभी। अरे यार, इसमें 1 लाख कितनी बात है, बड़ा रिटर्न है ना। हमेशा याद रखो, बिजनेस की भाषा में मार्केट हर 5 साल में डबल हो जाता है, हर 5 साल में। इसी को बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। बस इतना याद रखो, कोई भी बिजनेस हो, अगर आज उसका टर्नओवर 20 लाख है, वो नॉर्मली भी चलता रहेगा, तो 5 साल में उसका टर्नओवर कितना हो जाएगा? और 10 साल बाद? और फिर 15 साल बाद 1 करोड़ 60 लाख। 20 साल बाद 3 करोड़ 20 लाख। 100% सच बात। तुम नॉर्मली चलते रहो, मार्केट हर 5 साल में डबल करती है, डबल होती है मार्केट। समझ में आ रहा है? तो कंपाउंड ग्रोथ करता है। अगर आज 20 लाख रुपए कमा रहे हो तो 5 साल बाद ऐसे भी चलोगे तो 40 पे होगे, और उसके 10 साल बाद 80 पे, 15 साल बाद, और 20 साल बाद 3 करोड़ 20 लाख। समझ में आ रहा है? बिजनेस ऐसे ही ग्रो करती है। अब देखो, इसी को कहते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस तुम अपने दिमाग में हमेशा रखो, कोई भी बिजनेस 5 साल में डबल कर जाती है ग्रो। कंपाउंडेड, तो डबल का 4 गुना होगा 10 साल बाद। समझ में आ रहा है? कंपाउंड ग्रोथ करता है। अब ये बॉन्ड जो मैंने तुमको बताया, मेच्योर कितने साल में हो रहा है? 5 साल में। तो ये जो बॉन्ड 1 साल से ज़्यादा टाइम ले, वो कहलाता है गवर्नमेंट बॉन्ड। और जब बॉन्ड की मेच्योरिटी 1 साल से कम होती है, तो वो कहलाती है ट्रेजरी बिल। समझ में आया? इंडिया में 3 टाइप के टी बिल होते हैं, यहाँ तक पूछा हुआ है। इसके नीचे एक चीज़ और समझ लो, 1 साल से कम एक टी बिल होता है 90 दिन का, जो 90 दिन में मैच्योर हो जाता है। फिर एक होता है तुम्हारा 180 डेज का, और एक होता है 364 डेज का। बेसिकली ये 182 डेज का होता है, मतलब समझे? 3 टाइप का रिटर्न कम होगा। एक 6 महीने बाद मैच्योर हो गया, और एक साल बाद मैच्योर। हाँ, जितना लंबा रखोगे, तो अभी तुम्हें सामने सामने 20 लाख से 3 करोड़ पे पहुंच गया 20 साल में। समझ में आ रहा है? टी बिल समझ में आया? टी बिल इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट बॉन्ड। टी बिल, एवरी टी बिल इज अ गवर्नमेंट बॉन्ड, यस और नो? यस। बट द ओनली थिंग इज टी बिल का मैच्योरिटी पीरियड इज लेस देन 1 ईयर, और 1 ईयर से ज़्यादा मैच्योरिटी है तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड है। इसमें क्या मुश्किल क्वेश्चन पूछा था उस समय? मुश्किल लगा? समझ में आ रहा है? लेकिन मुश्किल नहीं। तो रेट पूछ चुका है तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई को पैसा दे, तो जिस रेट पे पैसा दे वो क्या कहलाता है? रेपो रेट। अब कभी कभी तुम्हें समझ में आ रहा है राशिद? मुश्किल लग रहा है? कहाँ मुश्किल लग रहा है? जैसे तुम बैंक से पैसा लाते हो तो बैंक को इंटरेस्ट देते हो, ऐसे कभी कभी बैंकों को भी पैसे की ज़रूरत होती है। तो होता क्या है,
बैंक भी किससे पैसा लिया? बैंक बड़े लेवल पे पैसा किससे ले ले? आरबीआई से। तो आरबीआई उनसे कुछ इंटरेस्ट लेगा कि नहीं? वही इंटरेस्ट क्या कहलाता है? रेपो। जिस रेट पे आरबीआई बैंक को पैसा दे, 2%, 4%, 5%, वो क्या होता है? रेपो। अगर रेपो रेट बढ़ाओगे तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ाओगे तो लिक्विडिटी कम होगी कि कम होगी, बढ़ेगी? कम होएगी। क्यों कम होएगी? रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंक को पैसा सस्ता मिल रहा है, महंगा? महंगा मिल रहा है ना। पहले 3% पे मिल रहा था, अब 5% पे मिल रहा है। तो जब 5 पे मिलेगा तो उठाएगा भी महंगा, उठाएगा भी 8 पे। जब ब्याज दर ज़्यादा होगी तो तुम कम पैसा उठाओगे ना मार्केट से। समझ में आ रहा है? अब कभी कभी आरबीआई को दिखता है, आरबीआई को ये दिखता है कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, तो बैंक लोगों को पैसा पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 को पैसा मत बांटो, वो पैसा मुझे दे जाओ, क्योंकि बैंक तो किसी को पैसा देगा। बैंक को प्रॉफिट कमाना है। बैंक अपने घर में पैसा नहीं रखता, तो बैंक तो पब्लिक से कमा ले। तो जब पब्लिक से कमाता है तो फिर आदमी देखता है मनी, मार्केट में पैसा बहुत है, ये तो पैसे बांटे ही जा रहा है बैंक। तो ऐसा करो, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दो। जिस रेट पे बैंक किसको पैसा देता है? आरबीआई को। तो अब अगर उसको रिवर्स रेपो रेट अच्छा मिल रहा है इस रेट से जो पब्लिक दे रही है, तो वो पैसा इसको देगा कि पब्लिक को देगा? इसको देगा। अब ये पैसा अपना इसको देने लगा तो बैंक के पास पैसा कम हो गया। अब बैंक के पास पैसा कम हो गया तो मार्केट में लोन बढ़ना कम हो गए। पा रहे हो? लॉजिक दिमाग में क्या आता है? बैंक पैसा देता होगा आरबीआई को कि आरबीआई बैंक को? आरबीआई बैंक को, है ना? आरबीआई बड़ी चीज़ है। वही होगी रेपो रेट। रेट पे आरबीआई बैंक को पैसा दे, वो रेपो रेट। इसी का उल्टा कर दो, रिवर्स रेपो रेट। व्हाट इज हॉट मनी? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। व्हाट इज हॉट मनी? क्लैट में ये सब नहीं पूछता है, ये सब एलेट लेवल के क्वेश्चन है। व्हाट इज हॉट मनी? एलेट अच्छा पेपर बनाता है। व्हाट इज हॉट मनी? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एफडीआई एंड व्हाट इज एफआईआई? क्या होता है एफडीआई एंड एफआईआई? ये भी पूछा हुआ है। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफआईआई? अच्छा, व्हाट इज एफडीआई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बस मैंने एक चीज़ बताई थी कि सारा खेल किसका है? इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट लीड्स टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट, लीड्स टू इनकम से या तो डिमांड या तो सेविंग। सेविंग हुई तो बैंक के पास, बैंक इज रिटर्निंग दिस मनी टू द इन्वेस्टर। डिमांड हुई तो भी यहाँ से मीट हो गई। दिस इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट साइकिल। सो एवरीथिंग स्टार्टेड विद इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ इन्वेस्टमेंट कैन कम फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट ऑल्सो, कि हिंदुस्तान में कोई प्रोजेक्ट लग रहा है और हिंदुस्तान में दिया, या तो इन्वेस्टमेंट बाहर से भी आ सकती है। जब इन्वेस्टमेंट बाहर से आती है तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नाउ इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ टू फॉर्म्स। बाहर से आया और उसने फैक्ट्री खरीदी, कुर्सियाँ खरीदी, रॉ मटेरियल खरीदा, नौकरी पे लोगों को लगाया, तो अल्टीमेटली पैसा किसके पास पहुंचा? इफ अ कंपनी लेट्स से कम्स फ्रॉम जर्मनी एंड इन्वेस्ट 100 करोड़ इन द मार्केट, देन इट विल बाय द फैक्ट्री, या फिर रेंट भर रही होगी, इट विल पे द सैलरीज, इट विल बाय द रॉ प्रोडक्ट्स, है ना? सो नाउ एवरीथिंग इज बीइंग बॉट फ्रॉम मोर और लेस इंडिया। द सैलरीज आर बीइंग पेड टू इंडियंस। यहाँ मैक्सिमम अगर अपना आउटलेट खुलता है तो तनख्वाह तो भारत, आलू तो भारत के किसान से खरीदता है, फल तो भारत के किसान से खरीदा जाता है। नौकरी ना दे, उसको कहते हैं एफडीआई। FDI is good for India. Why? Because if money will come through FDI, then employment will be there, raw material will be there, है ना? तो ले देख, तुम सोचो यहाँ मैकडी आता है तो कम से कम 20 लड़के लड़कियों को नौकरी दी। मैकडी की टी शर्ट सिलवाई तो इंडियन ही कारीगर ने सिली, है ना? मैकडी के लिए आलू खरीदा, मकालू के लिए तो आलू भी भारत के किसान से खरीदा, बन खरीदा तो भारत के किसान से खरीदा, जगह ली तो यहाँ किसी हजरतगंज के व्यापारी को ही किराया दिया, तो पैसा घूम के तो आधा इंडियंस के पास आ गया, प्रॉफिट लेके चला गया। 100 रुपये में 80 खर्च हो गया, 20 प्रॉफिट ले गया, 80 तो उसने इंडिया में खर्च किया ना। तो एफडीआई बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन दरअसल ये करते क्या है? अब एफडीआई में चाहिए पेशेंस। पहले दिन में तो कमाई नहीं होगी, पहले दिन आके स्टोर खोलोगे, ब्लैकबेरी तो चलो इंडिया का ही है, कोई और बड़ा ज़ारा मान लो, ज़ारा मुंबई में आएगा तो पहले अपना स्टोर खोलेगा, तो पहले दिन कमाई कर लेगा? नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए तो जो नितिन गडकरी है वो इलॉन मस्क को कह रहे थे कि तुम इंडिया आओ लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करो, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो पार्ट्स खरीदेगा, मैकेनिक को नौकरी देगा। वो चाहता है डायरेक्टली बेच दे। डायरेक्टली बेचने में क्या लगता है? लोगों को सैलरी देगा मैनेजर को, और एक बढ़िया बेच देगा। मैन्युफैक्चरिंग करता है। एफडीआई हमारे देश के क्या पूछा था? व्हाट इज हॉट मनी? हॉट मनी क्या है? अब ये जो वहाँ बाहर बैठा जॉन है, जॉन को तो प्रॉफिट से मतलब है, और जितनी जल्दी बन जाए। तो जॉन पहले तो एफडीआई करता था, अब जॉन होशियार हो गया है।
जॉन करता है अब इंडिया में FII। FII क्या है? ग्रो मोबाइल ऐप देखा है, ग्रो शेयर्स खरीदते हैं जिसपे। अब वो जॉन बैठा हुआ है यूएस में। जॉन ने यूएस में देखा कि यार ये कंपनी ग्रो कर रही है, ऐसा करता हूँ इसका शेयर खरीद लेता हूँ। रात में जॉन ने 1 बजे 532 रुपये पे एक शेयर खरीदा, मान लो $4 पे, 320 रुपये का एक शेयर खरीदा। सुबह उसने देखा डॉलर अब शेयर हो गया $4.5 का, उसको आधे डॉलर का फ़ायदा हुआ। उसने रात में 2 बजे खरीदा, सुबह 8 बजे एग्जिट मार ली। उस पैसे का कोई भरोसा है? ठंडे दिमाग से पूछो और अपने आप से सोचो, रटो मत। FDI करता आके तो स्लोली स्लोली पैसा खर्च करता, दिखता पैसा खर्च करते हुए, आता जगह लेता, रेंट भरता, फर्नीचर खरीदता। अब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, जो शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट है, उस पैसे का कोई भरोसा है? रात में 2 बजे $200 के शेयर खरीदे, सुबह देखा $225 के हो गए हैं, सुबह ही सुबह विड्रॉ मार ली। तो वो पैसा टिकाऊ है? उस पैसे से डेवलपमेंट का सोच सकते हो? एग्जाम्पल समझो, हम तुमसे बोलते हैं अर्चित हम तुम्हारे गांव में आके फैक्ट्री लगाएंगे, तो धीरे धीरे लगाएंगे। एक होता है अर्चित हम तुमको 500 रुपये दे रहे हैं, मान लो 5 लाख रुपए दे रहे हैं, हम जैसे ही देखेंगे थोड़ा बड़ा निकाल लेंगे। उस पैसे पर रिलाई कर पाओगे? तो वो हाथ पे टिकता है पैसा, इसीलिए वो मनी कहलाया हॉट मनी। फॉरेन FII इज कॉल्ड एज हॉट मनी। FDI हॉट मनी है? वो तो स्थायी पैसा है। FII हॉट मनी है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या, हमारे देश में FII बहुत बढ़ती जा रही है और FDI नहीं बढ़ रही। FII से कुछ नहीं फायदा, फायदा वर्किंग क्लास को कोई खास फायदा। FDI से होता है क्योंकि मिलेगा। समझ में आ रहा है मनी क्या होता है? व्हाट इज हेलीकॉप्टर मनी? हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है? हेलीकॉप्टर मनी होता है जब आपको पता हो मेरा देश में इतनी मंदी आ गई है कि अब नोट छापे बिना काम नहीं चलेगा, उसी को कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी, कि नोट छाप दिए, सिर्फ नोट छाप दिए। याद क्या क्या रखना है? एक हॉट मनी वर्ड याद रखेंगे, FDI वर्ड याद रखेंगे, FII याद रखेंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, और टी बिल। टी बिल तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके बाद S-400, थर्ड, और आयरन डोम। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इसराइल? जेरूसलम कि तेल अवीव? तेल अवीव क्या है इधर? हाँ, अब वो तुम जानो, नोट कर लेना, इसराइल की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंस है। और हम लोग वॉर थोड़ा अभी थोड़ा बढ़ जाने दो, चीज़ें हो जाने दो, एक दो इधर से भी वेपन यूज़ कर लेने दो, उधर से भी कर लेने दो, फिर सारे इकट्ठे पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई। जैसे अभी F-16 S-400 चल रहा है, उसके साथ में आयरन डोम भी पढ़ लेंगे, थार्ड भी पढ़ लेंगे, कुछ भी घुमा के पूछेगा तो हम सॉल्व कर लो। हाँ, F-35 तक आता है। US कह तो रहा है F-35 खरीद लो। हाँ, इंडिया से कह रहा है। उन लोग की तरफ लॉटरी लग गई भाई, 3 जगह वॉर खुल गया। यूक्रेन रशिया में चल ही रहा है, इसराइल आए दिन मार पिटाई करता ही रहता है, और इधर भी एक वॉर फ्रंट खुल गया। तो फ़ायदा किसको होगा? US ही नहीं, जो भी आर्म्स बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं। इंडिया में अभी आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग की 2 डिफेंस कॉरिडोर, तुम्हारे न्यूज़ अब तुम्हारे करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट नहीं, 2022 में पढ़ते थे, बहुत इंपॉर्टेंट था। इंडिया में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, जहाँ डिफेंस का काम बनेगा। इंडिया का डिफेंस बहुत वीक है। एक तुम्हारे झांसी में बन रहा है और एक इधर तमिलनाडु में बन रहा है, अभी बन रहा है। हमारा वेपनरी बहुत मजबूत नहीं है। अभी भी देखो, हमारी सबसे मजबूत एक तरीके से मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस हमने किससे ली है? मिल के नहीं बनाई है बेटा। मिल के कैसे बनाना हुआ? हमको टेक्नोलॉजी आती थी। अब मेरी बात सुनो, अर्चित मेरे घर आए, अर्चित ने मुझे बोला कि मुझे शिवम यादव से बहुत टेंशन है, शिवम यादव मेरे घर में अटैक किसी भी पल कर सकता है। तो हमने अर्चित से बोला, तो हमको बदले में क्या दोगे? तो अर्चित ने हमसे बोला कि आप मुझसे कुछ कुछ पैसे ले लो, पर मुझे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दो। तो मुझे पता है अगर मैंने इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की तो ये एक का तो पैसा दे गए, और इन्होंने 20 वैसी मिसाइलें बना ली। तो ये बड़ी कंट्रीज़ करती क्या है, ये अपने साइंटिस्ट भेज देती हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करते। आया बनाया, ये बनाया इंडिया ने, टेक्नोलॉजी रशियन है। तो BRAH स्टैंड्स फॉर ब्रह्मपुत्र एंड MOS स्टैंड्स फॉर मॉस्को। तो ब्रह्मोस इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड USSR, रशिया। क्या? लखनऊ मैन्युफैक्चरिंग हो रही ब्रह्मोस में? हो रही होगी, बनेगा, हो सकता है बने। एक वहाँ लगाया तो है फन रिपब्लिक के पास ब्रह्मोस, देखा किसी ने? तो ब्रह्मोस ही तो लगा हुआ है उसमें, देखना पढ़ना पास में जाके, तो लिखा हुआ है ब्रह्मोस। BRAH स्टैंड्स फॉर ब्रह्मपुत्र, विच स्टैंड्स फॉर इंडिया, एंड मॉस स्टैंड्स। ब्रह्मोस अभी इस वॉर में कहाँ किया है? बहुत चीज़ें बाकी हैं, अभी कुछ यूज़ ही नहीं किया। हम लोगों को जिस तरीके से क्लिपिंग दिखा रही उस तरीके से भीषण थोड़ी हो रहा। बाकी पंजाब पंजाब में देखो इमरजेंसी तो हो गई है, ब्लैकआउट भी घोषित हो गया है।
कल मैच भी बीच में रोक दिया गया। हाँ, अब तो आईपीएल एक हफ्ते का बोला, इनडेफिनेट टाइम बोला है। 1 वीक एग्जैक्टली बोला है। अच्छा, ये पूछ सकता है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स बता दो। 4 हैं। कितने हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब। अच्छा, ये बता दो पाकिस्तान का कैपिटल। इस्तांबुल तो टर्की का है भाई, तुर्की है। इस्लामाबाद। कराची का शुरुआत कैपिटल था 1947 से लेके 59 तक। क्या कैपिटल था? कराची। अब मुझे ये नहीं पता, देखो बलूचिस्तान ऐसा कर रहा है कि नहीं। अभी याद करो, हम लोगों ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान की मैप पढ़ी थी, पता है? जब यहाँ पे पढ़ा था पंजाब, यहाँ पे पढ़ा था सिंध, यहाँ पढ़ा था खैबर पख्तूनख्वा, और यहाँ पे पढ़ा था बलूचिस्तान। तो बोल तो रहे हैं तालिबान ने भी अटैक कर दिया, बलूचिस्तान ने भी अटैक कर दिया, और इधर से इंडिया अटैक कर ही रहा है। बिकॉज मैंने याद बताया था तुम लोगों को, ये तो वॉर से पहले बताया था, कि मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट इन पाकिस्तान इज कंसंट्रेटेड इन पंजाब एंड सिंध रीजन्स। तो डेवलपमेंट वहीं की है। अरे यार, ये लोगों में रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश इसीलिए तो बना था। इनके यहाँ डेमोक्रेसी थी, कहने को तो डेमोक्रेसी थी। तो अब हमेशा क्या होता था, पंजाब से चूज, वेस्ट पाकिस्तान से ही चूज हो जाता था इनका पीएम वीएम। हुआ क्या, 1970 के इलेक्शन में यहाँ पे मेजोरिटी आ गई शेख मुजीबुर रहमान की। लॉजिकली ही बिलोंग फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड दीस पीपल वर फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। लॉजिकली ही शुड ने पहुंचा तो उस पर रेशियल स्लर कर दिया कि तुम बंगाली हो साले। समझ में आ रहा है? सच बात है, ये सच है। तब उन्होंने वॉर हुआ। चलो अब आगे जो भी है देखेंगे क्या होता है। राइट डाउन फंडामेंटल ड्यूटीज। वॉर थोड़ा बन जाने दो, हाँ। एक दो दिन, थोड़ा 3 4 दिन हो जाने दो। हाँ, आईपीएल में और कुछ पढ़ना ही नहीं, हाँ। नहीं होगा रो। आईपीएल। हाँ। अच्छा, तुमने आज का टिकट ले रखा था, ले। एक हमारे आ रहा था, उसको भी देखना था। दिल्ली में टिकट महंगी है, दिल्ली में आईपीएल देखने का खर्चा 30 35 हज़ार हो जाता है 2 लोगों का। लखनऊ में सस्ता है, तो टिकट विकेट करा के आया था लखनऊ। कोई बात नहीं। आईपीएल तो बेटा कुछ दिन के लिए बंद है, लेकिन क्रिकेट में इतना ज़्यादा पैसा है ना भाई, आईपीएल कहीं ना कहीं करा लेंगे। जब इन्होंने कोविड में करा लिया, तो ये करा तो लेंगे आईपीएल।